चलो कल लास्ट क्लास में वही पढ़े थे, पूरा वॉइस का सब लोग बना लिए थे। अब आओ सुनो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ड है, उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है जिसको कहते हैं बार्ड। देखो बार्ड का मतलब क्या क्या होता है। बार्ड का मतलब होता है कवि। कवि का मतलब जो राइटर होते हैं बहुत अच्छे, उनको कहा जाता है, उनको बार्ड कहते हो, ठीक है ना। बार्ड का दूसरा मतलब आता है कि आप कभी जाओगे, एक वेल्स मतलब कंट्री है, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम का, सॉरी, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाओगे तो यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है वेल्स। वेल्स में बहुत सारे जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, वो कभी मतलब म्यूज़िक में अवार्ड जब लेते हैं ना, तो उनको भी आप क्या कहते हो, बार्ड कहते हो। उन लोगों को समझ पा नहीं पा रहे, वो बार्ड होते हैं। क्लियर हुआ। तो बार्ड का मतलब होता है कवि। कवि का मतलब समझोगे पोएट जो लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, उनको कहोगे बार्ड। या फिर कहोगे जो वेल्स एक कंट्री है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, उस कंट्री में म्यूजिशियंस जो होते हैं, वो जो प्राइज़ जीते हैं, विनिंग करते हैं, उनको आप क्या कहोगे, बार्ड कहोगे। क्लियर है। कई जगह पे आता है। एक और है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड का मतलब होता है बेशर्म, शेमलेस, जिसको कोई मतलब परवाह नहीं हो, जो भी चाहे वो बोलते हो खुलेआम। समझ पा नहीं पा रहे, बेशर्म इंसान को आप क्या कहोगे, बेयर फेस्ड कहोगे। मुझे उम्मीद है कि बेयर फेस्ड आज के बाद ये बात याद करोगे कि कोई भी बेशर्म है, कुछ ही बोल दे रहा है, जिसको कोई हिचकिचाहट नहीं, कहाँ पे क्या बोलना है। मतलब एक इंसान है, बोलने में देखो 2-3 साल लग ही जाते हैं, लेकिन होता ना कि बोलना सीखने में 2-3 साल लगते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी लगता है। समझ पा रहे पर, और इसका जिसको आइडिया आता है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए आपके वर्ड का सिलेक्शन आता है। इसे हर जगह देखोगे लिखा हुआ मिलता है, थिंक बिफोर यू स्पीक। ऐसा देखा है कि नहीं देखा, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले आप क्या करें, सोचें, क्योंकि निकली हुई ज़बान से बोली, जैसे कमान से निकली हुई तीर जैसे, या फिर ऐसा भी कह सकते हो बंदूक से निकली हुई गोली और ज़बान से निकली हुई बोली, ये कभी वापस नहीं आते। इसीलिए सोच समझ के इंसानों को क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है ना। थिंक बिफोर यू स्पीक हो जाएगा। आप बोलने से पहले सोचिए, नहीं तो मत बोलिए, बेहतर है साइलेंट हो जाइए। चलिए अब आओ, ये बातें समझ में आ गया। बेयर फेस्ड हो गया। एक होता है बैरक। बैरक मतलब क्या होता है, सजा हुआ। सजा हुआ मतलब समझते हो, बहुत डेकोरेटेड, वेल मतलब क्या होता है, वेल मैनर में, अच्छे तरीके से। हाईली ऑर्नेट कहोगे या डेकोरेटेड कहोगे, बहुत अच्छे तरीके से जो डेकोरेटेड होता है, गार्निश्ड किया होता है। गार्निश्ड का मतलब भी क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से सजा धजा हुआ होना, उसको आप क्या कहोगे, बैरक कहोगे। कई जगह पे आप जाओगे पार्टी फंक्शन में, बैरक किया हुआ मिलेगा आपको। देखते हो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा होता है, सजावट, उसी को कहते हैं सजा हुआ, बैरक, ठीक है ना। अब आओगे बैरेज। बैरेज का मतलब होता है बांध, स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस रिवर। जो आपने देखा होगा बांध, बांध को आप क्या कहोगे, बैरेज कहोगे। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। जो नदियों को जैसे मालूम चला फ्लो में पानी बह रही है, ऐसा देखा कि नहीं देखा, और ऑटोमेटिक यहाँ पे बांध बनाया जाता है, रोका जाता है कि नहीं रोका जाता है, इस सब पानी को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ऐसा देखा होगा पूरा, है ना। और फिर ये पानी फिर धीरे धीरे देखोगे करके निकलता है, ऐसा देखा है ना। पानी सबको रोक लिया, बांध बना दिया, उसको क्या कहोगे, बैरेज कहोगे। बैरेज का मतलब बताओ, बांध होता है, ठीक है ना। बैरेज के बाद एक होता है बी लाइन। बी लाइन का मतलब क्या होता है, सीधे रेखा में कर देना किसी को, या रास्ता एकदम डायरेक्ट और क्विक रूट को क्या कहोगे आप, बी लाइन कहोगे। जैसे मालूम चला आप देखोगे एक शाह में पटरी बिछी होती है, तो बी लाइन इसको कहेंगे। समझ पा रहे, एक लाइन में देखोगे आप प्रेयर के लिए स्टूडेंट खड़े होते हैं, एक बी लाइन में, उसको कहोगे आप। या कभी कभी देखोगे घर में भी आप बहुत अच्छे तरीके से एक लाइनअप करके सभी चीज़ों को मतलब सजा देते हो, डेकोरेट करते हो, उसको अभी क्या कहोगे, बी लाइन। एक सतह में, एक रूट में, एक रास्ते में, सीधे राख्या में होना किसी चीज़ का, या डायरेक्ट या क्विक या शॉर्ट रूट को कहोगे, एकदम सीधा रूट को क्या कहोगे आप, बी लाइन कहोगे। एक होता है बिगेट। बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, जन्म देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहा, या किसी का पिता बनना। समझ पा रहे कि नहीं, उसको भी क्या कहोगे, बिगेट कहोगे। एक हो फादर और प्रोड्यूस, या किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए आप क्या लगाओगे, बिगेट लगाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बिगेट का मतलब होता है। एक होता है बिगरज होता है। बिगरज का मतलब होता है बेमन से देना, टू गिव अनविलिंगली। कई ऐसे चीज़ है जिसको देने का आपका इच्छा ख्वाहिशें नहीं होती, है ना, उसको आप क्या कहोगे, बिगरज कहोगे, ठीक है ना। बिगरजिंग मतलब होता है बिना मन से देना, किसी चीज़ को मतलब दिल ना होना किसी चीज़ को ऊपर करने का, या फिर किसी चीज़ को देने का, उसको आप क्या कहोगे, बिगरज। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जैसे वो मन बेमन से दे दिया, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो, तो वो बिगरजिंग यूज होगा। एक होता है बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है दिशा भ्रमण करना, यानी आपको अपने राहों से भटका देना, उसको आप क्या कहोगे, बिगाइल कहोगे। मतलब इसको क्या कहोगे,
चीट या मिसलीड कर देना, जिसको आप मिसगाइड भी कहते हो। मिसगाइड का मतलब भी क्या होता है, बहका देना, इस तरह से कि आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, वहाँ से भगा दिया कि कुछ नहीं होगा। समझ पा नहीं पा रहे, ऐसे होते हैं। अब देखोगे बेहमोत, बेहमोत का मतलब होता है बहुत बड़ा जीव, जिसको आप बहुत क्या कहोगे, कार्कस टाइप का बहुत बड़ा क्रिएचर कहोगे, हुज क्रिएचर जैसे कहोगे, या इसको आप जायंट भी कहते हो। जायंट का मतलब वेरी बिग, जिसको आप कहते हैं वेरी बिग, वेरी बिग। ये सब बहुत आता है कि जायंट का साइनोनिम्स बताओ तो ह्यूज होगा, ह्यूज का साइनोनिम्स वेरी बिग होगा, बिग मतलब भी बड़ा होता है। उसको जो चीज़ का साइज़ बहुत बड़ा है उस चीज़ को भी आप बेहमौत कहोगे, ठीक है ना। बेहमौत मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा जीव। अब देखो मौत से याद रखना है, किसी के इंसान का मौत होता है तो समझ लो बहुत बड़ी बात है, तो इससे क्या कहोगे, बेहमौत। अब देखोगे बीहेस्ट, बीहेस्ट का मतलब होता है कि निवेदन या के आदेश पर। कभी कभी देखोगे उसके आदेश पर आप काम कर देते हो तो आप क्या कहोगे, बीहेस्ट कहोगे। जैसे एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ, यानी किसी के ऑर्डर पे, किसी के कमांड पे, किसी की रिक्वेस्ट पे, किसी के निवेदन पे कोई काम करना क्या कहलाएगा, बीहेस्ट कहोगे, ठीक है ना। अब देखोगे क्या कहो, बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस मतलब होता है दया, किसी पे रहमत करना, जिसको आप काइंडनेस कहते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, या किसी इंसान का दया परोपकारी करना, उसको आप क्या कहोगे, बेनेवोलेंस कहोगे, ठीक है ना। अब एक होता है बेट्रे, बेट्रे मतलब होता है चीट, धोखा करना, ब्लफ करना, समझ पा रहे, डिसीव कर देना, उसको आप कहोगे धोखा देना। टू बी डिसलॉयल, किसी के लिए बेवफा होना, या डिसीव, किसी को धोखा देना, इसको आप क्या कहोगे, बेट्रे। या बेट्रे का मतलब होता है धोखेधड़ी से किसी को पकड़ लेना, ये भी होता है बेट्रे का मतलब। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसको क्या कहोगे, बेट्रे कहोगे, धोखे देना। एक होता है ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड का मतलब होता है आवारा। ऐसे भी याद रखोगे, गार्ड है और वो ब्लैक हो जाए, काला हो जाए, तो मतलब समझ जाना कैसा होगा, आवारा हो गया, पागल हो गया। उसको कह रहे हैं अनैतिक व्यक्ति, जिसको मॉरल ही ना हो। अ मैन हु हैज़ नो मॉरल नो प्रिंसिपल, जिसके पास कोई मतलब क्या हो, रूल नियम ही ना हो, जिसके पास कोई हो नैतिकता ही ना बचा हो, उसको आप क्या कहोगे, आवारा, है ना। अब आएंगे ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मतलब होता है बेशर्मी के साथ खुलेआम। आप कहीं ऐसे काम करते हो बेशर्मी के साथ खुलेआम, उसको क्या कहोगे, ब्लैटेंट कहोगे। ओपन एंड अनअशेम्ड, अनअशेम्ड मतलब होता है बेशरम वाला काम, ठीक है। अशेम्ड मतलब आप समझते हो। और ओपन एंड अनअशेम्ड, खुलेआम किसी चीज़ का मतलब करना जो बेशर्मी के राहों पे उतर जाता है, उस काम को आप क्या कहोगे, ब्लैटेंट। एक होता है ब्लिस्टर, देखो ब्लिस्टर मतलब होता है फफोला। आप अपने देखोगे पैर हाथ में कभी कभी फफोला हो जाता है, होता है ना, या फूल जाता है, स्किन का फूल जाना, उसको आप क्या कहोगे, ब्लिस्टर कहोगे। ब्लिस्टर मतलब होता है फफोला, जिसको आप क्या कहोगे, स्किन पर किसी चीज़ का फूल जाना, उठ जाना, ठीक है ना। स्वेलिंग का मतलब वही होता है, ठीक है ना। अब आओ ब्लिज़ार्ड, देखो ब्लिज़ार्ड का मतलब होता है बर्फीली तूफ़ान। कई जगह पे देखोगे बर्फीली रेनिंग होती है कि नहीं होती, मतलब बर्फ़ के साथ पानी जब कभी कभी होता है, गिरता है तो बर्फ़ गिर जाता है, तो वही जब तूफ़ान कभी आता है तो बर्फीली हो जाता है, एकदम ठंडापन। ऐसा देखा कि नहीं देखा, कहीं पहाड़ों के इलाके में जाओगे तो ऐसा आपको ब्लिज़ार्ड मिलेगा। समझ पा रहे, ब्लिज़ार्ड का मतलब होता है बर्फीली तूफ़ान। स्टॉर्मिंग वेदर, स्टॉर्मी वेदर मतलब समझ रहे हो, तूफ़ानी, है ना, मौसम को आप कहेंगे, इसको क्या कहोगे, ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड मतलब होता है बर्फीली तूफ़ान, ठीक है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लिज़ार्ड, शायद यहाँ पे वीडियो में नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे ध्यान रखो ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड का मतलब क्या होगा, बर्फीली तूफ़ान, बर्फीली तूफ़ान लिखोगे, बर्फीली तूफ़ान, बर्फीली तूफ़ान। चलिए बर्फीली तूफ़ान को आप क्या कहोगे, ब्लिज़ार्ड कहोगे, या स्टॉर्मी वेदर जिसको आप कहते हैं। एक और है जिसका मतलब होता है ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है, तो ब्लंडर का मतलब होगा सीधा सीधा, इसको आप कहोगे बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक, जिसको आप क्या कहते हो कि बहुत ब्लंडर हो गया। ब्लंडर मतलब क्या समझोगे, बिग मिस्टेक। आपसे कई जगह पे होता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े गलती को आप क्या कहोगे, ब्लंडर कहोगे। एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लश। ब्लश का मतलब क्या होता है, तो ब्लश मतलब होता है शर्म से लाल होना। कभी देखोगे इतना आप शर्म हो जाते हो कि आपका चेहरा लाल पड़ जाता है, मतलब एकदम झुक जाता है, वो उसको क्या कहोगे, ब्लश कहोगे। ब्लश का मतलब क्या होगा, शर्म से लाल होना। टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस, मतलब शर्म से आपका चेहरा पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ऐसा देखोगे ना, कहीं ऐसे जो होते हैं मतलब वाइट लोग, उनका हो जाता है, ब्लश हो जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलिए मुझे उम्मीद है पहला बताओ, बार्ड का मतलब क्या होगा, बार्ड का मतलब कवि। बेयर फेस्ट मतलब क्या होगा, बेशर्म। ब्रॉक का मतलब, बैरक का मतलब क्या होगा, सजा हुआ। बैरेज, बैरेज का मतलब बांध। बिलाइन का मतलब सीधे रेखा में। बिगेट का मतलब पैदा होना, जन्म देना या प्रोड्यूस उत्पन्न करना। बिगरज, बिगरज का मतलब क्या होगा, बेमन से देना। बिगाइल का मतलब हाँ दिशा भ्रमण करना, आपको किसी मतलब राहों से भटका देना। एक बिहेमोथ,
बेमौत का मतलब बहुत बड़ा। बिहेस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी के निवेदन पे। और बेनिवोलेंस का मतलब होता है दया, परोपकारी। और बेट्रे का मतलब क्या होगा बताओ, धोखा देना। ब्लैक गार्ड का मतलब बताओ, ब्लैटेंट का मतलब, ब्लिस्टर मतलब फफोला। ब्लिजार्ड का मतलब बर्फीली तूफान। ब्लेंडर मतलब बिग मिस्टेक। और ब्लश का मतलब होता है हाँ शर्म से लाल हो जाना, पीला हो जाना, जिसका चेहरा देखो, टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। क्लियर, मुझे उम्मीद है बातें समझ में आई। अब हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस कहाँ तक पढ़े थे कल? हाँ बोलिए, कहाँ तक हुआ था? मस्ट हो गया था। चलिए 2-3 और कर लेता हूँ। देखोगे अगर आपको वही वुड वाला केस कर लेता हूँ यहाँ पे पैटर्न नंबर टाइप 1 ही पढ़ रहे थे ना वॉइस में मॉडल का टाइप 1 पढ़ रहे थे। यानी आपको कहेंगे, हाँ मैं कहूँ ऐसा लिख देता हूँ, ही वुड डू दिस वर्क, ही वुड डू दिस वर्क। और मुझे उम्मीद है कि इसका पैसिव बनाओ। तो बताइए टाइप 1 के अकॉर्डिंग ये मॉडल है, मॉडल में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, दिस सब्जेक्ट होगा ना, दिस वर्क होगा सब्जेक्ट। और दिस वर्क के बाद आप क्या लगाओगे, मॉडल तो चेंज नहीं होगा, मॉडल अपने जगह पे रहेगा। लेकिन मॉडल के बाद जैसे ही फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिले तो इसका पैसिव वॉइस बी प्लस V3 में बदल जाएगा, है ना। अब आई लगा के क्या लगाओगे, हिम लगाओगे, इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा। समझे कि नहीं समझे? ये वुड वाला केस हो गया। बोलो कर लोगे पक्का? हाँ फिर से देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना बाबू सब ये वर्ब का, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट के बाद देखिए ये मॉडल है कि नहीं है। और मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते थे, टाइप 1 सीखो। मॉडल के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब आए तो इसका मॉडल चेंज नहीं होगा कभी भी, जो मॉडल है वही रहेगा। यहाँ पे मॉडल हो गया। जैसे ही आपको मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिले, मॉडल के बाद आप बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलना। कोई भी जहाँ पे मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आए उसका पैसिव वॉइस इतनी ढूंढना है कि मॉडल सेम टू सेम रखना। बी प्लस वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है उसको किसी में बदल दोगे, थर्ड फॉर्म वर्ब में। और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो करना लास्ट में। क्लियर है? जैसे मैं एक और ले लूँ, मैं लिखूँ शी वुड बी, शी वुड ले लेता हूँ, शी वुड राइट अ लेटर, शी वुड राइट अ लेटर। क्या आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना दीजिएगा? बन जाएगा। क्या बनेगा, अ लेटर लिखोगे, अ लेटर वुड बी रिटन बाई हर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। इसको क्या करोगे कॉपी करके, अगर है तो कर ले, नहीं तो आगे चलो। टाइप 2 ही लिख लो, टाइप 2 लिखो, टाइप 2 लिखो, हेडिंग डालिए टाइप 2, मॉडल का टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या होगा, जैसे याद कीजिए एक ज़माने में आप पढ़े थे मॉडल का भी पास्ट फॉर्म होता है, ऐसा बताए थे। जैसे मैं बोलूँ यू शुड डू दिस वर्क, जैसे ऐसा बताए थे ना, यू शुड डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या होगा, यू शुड डू दिस वर्क, आपको इस काम को करना चाहिए, है ना। ये तो बनाए थे। ये तो क्या है, एक्टिव के केस में इसका पैसिव क्या बनेगा, दिस वर्क शुड बी डन बाई यू, यह काम आपके द्वारा की जानी चाहिए, ये तो बनेगा। मैं इस टाइप 2 में क्या पढ़ूंगा, मॉडल का पास्ट बनाऊंगा। यानी सब्जेक्ट होगा, कोई भी मॉडल आएगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई भी मॉडल आएगा और मॉडल का पास्ट फॉर्म आएगा हैव प्लस V3 वाला केस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझो? उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट का केस होगा। और इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्टिव का केस लोगे टाइप 2 में, और इधर फिर क्या ले लोगे, पैसिव का केस। और आप बहुत ईजी तरीके से क्या बनाओगे, इसका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आपको बताए हैं कि जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब आए इसका पैसिव वॉइस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब बदलेगा। यानी इससे पहले जितने भी हेल्पिंग वर्ब सब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। यानी जो भी मॉडल है यहाँ पे मॉडल आप लिखोगे, मॉडल में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद हैव का आप यहाँ पे हैव लगाओगे कि मॉडल का पास्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे जब भी यही थर्ड फॉर्म वर्ब को आप किसमें बनाओगे, पैसिव में बनाने जाओगे, तो बीन प्लस क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगा। और बाई प्लस जो भी होगा ऑब्जेक्ट याद रखो लास्ट में लिख सकते हो आप।
क्लियर है, ये पैटर्न नंबर 2 होगा। जैसे मैं बोलूँ ही शुड हैव डन दिस वर्क, ही शुड हैव डन दिस वर्क, तो क्या मुझे उम्मीद है कि आप नहीं बना लोगे? हैं, क्या बनाओगे बताओ? दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय हिम हो जाएगा। समझ पा रहे? मतलब चला मैं इसका हिंदी क्या होगा, उसे इस काम को करना चाहिए था, बोलिए कर लीजिएगा। अब क्या बनेगा, इस काम को उसके द्वारा की जानी चाहिए थी, है ना। दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम। अगर बाय हिम ना हो इसमें तो इसका मतलब यही होगा यह काम को किया जाना चाहिए, ख़त्म, उसके द्वारा। अब आपकी जिम्मेदारी है इसका नेगेटिव आप इंटरोगेटिव सब बनाओगे, ठीक है? कर लोगे ना? चलिए जल्दी कीजिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव सब बनाओ। हाँ बहुत अच्छे। देखो दिस वर्क शुड, यहाँ पे देखो हैव बीन ना होगा, यहाँ पे शुड हैव बीन लगाओगे, बताए है ना अभी कैसे बनेगा, शुड हैव बीन लगाना, डन बाय हिम। वो अगर होता बी प्लस डन तो फिर एक्टिव पे वहाँ चला जाता, टाइप 1 पे। सॉरी फॉर दैट, आप लिखिए डू इट फास्ट। चलिए ये तो गुना ही लोगे। अब दूसरा मॉडल, मैं यहाँ पे शुड ना लगा के मैं यहाँ पे अगर वुड लगा लेता, ही वुड हैव ऐसा लगा लेता है, ही वुड हैव, है ना, ही वुड हैव डन दिस वर्क। अब बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या बनता? कुछ नहीं बनता, दिस वर्क हो जाता, दिस वर्क वुड हैव बीन डन बाय हिम हो जाता। बोलो कर लोगे? इसका एग्जांपल अब छोड़ देना, फटाफट नेगेटिव बना लेना। समझ पा रहे? चलिए बनाइए, इसका भी नेगेटिव इंटीग्रेटिव बना लो। यानी टाइप 2 समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पक्का ना? चलिए बना लोगे ना? हैं, चलिए बनाइए। टाइप 2 हो गया। अब हेडिंग डालिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। अब हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से ये समझो ट्रेलर था, समझो। अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होता है वॉइस का, ठीक है? चलिए, हाँ इतना आना ही चाहिए। अब जो आएगा ना तब मज़ा आएगा। देखो अब जिनका बेसिक क्लियर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके कहाँ तक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जितना बताया गया था, प्लस मॉडल वॉडल सब, तब देखना क्या मज़ा आएगा। अब देखो मैं डबल ऑब्जेक्ट लाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश, और मैं कहूँ इसका पैसिव वॉइस बना लो। इसका पैसिव वॉइस जब भी आप देखोगे, आप देखो आपको पढ़ाया था कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको आप शॉर्ट में टीवी कहते हो, ठीक है ना। आज पढ़ोगे कि एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, एक क्या होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को आप MTV नाम दे सकते हो, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, MTV। और आप इसको सीधा सीधा एक होता है डाई, डाई मतलब समझती हो, दो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव जिसको आप सिंगल समझोगे, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या समझोगे, DTV, DTV का मतलब क्या समझोगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या होता है देखोगे, जब भी ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसको आप ट्रांजिटिव वर्ब तो कहते ही हो, होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर अपने बाद ये सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और डबल ऑब्जेक्ट ले लेगा तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बोलो समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूँ ही प्लेज क्रिकेट,
ही प्लेस क्रिकेट। आप चाह के भी इसमें आप डबल ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, ये वर्ब हमेशा सिंगल ही ऑब्जेक्ट ले लेगा। जबकि टीच मतलब पढ़ाना होता है तो किसी पर्सन को पढ़ाओगे और जो पढ़ाया जा रहा है क्या पढ़ाओगे वो दिखाना पड़ेगा ना। पर्सन तो पढ़ा नहीं सकते, पर्सन को कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो इसका मतलब ये वर्ब डबल ऑब्जेक्ट ले लेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट दोनों लेगा। समझ पा रहे? अगर किसी वर्ब के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हो, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता, बिना ऑब्जेक्ट लिए ही मीनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसको आप क्या बोलते हो? इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। भूल गए क्या? नहीं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब याद है ना। जैसे मैं बोलूँ ही स्लीप्स, वह सो जाता है, तो आप खुद बताइए। चलिए स्लीप का स्लिप्स, हाँ स्लिप्स हो जाएगा। यहाँ पे आप बताइए क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत है? कुछ नहीं। समझ पा रहे? एक्शन का रिसीवर तो मिलेगा नहीं। जब एक्शन का रिसीवर मिलेगा तभी उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हो। यहाँ एक्शन का कोई रिसीवर मिलेगा ही नहीं, ये खुद अपने आप में अंडरस्टूड है। जैसे मैं कहूँ, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ शी, उसके बाद कहें स्लिप्ड। स्लिप्ड मतलब फिसल जाना, शी स्लिप्ड, शी स्लिप्ड, वह फिसल गई। तो क्या आगे कुछ लिखने की जरूरत है? ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन मिलेगा ही नहीं। तो जब रिसीवर ऑफ द एक्शन ना मिले तो उसको क्या कहोगे? ट्रांजिटिव बनेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन मिल गया उसको। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मिल गया तब ना ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये सब क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? चलिए अब यहाँ पे आइए। मुझे उम्मीद है कि आई टी वी समझ में आ गया। इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? इनट्रांजिटिव आई टी वी समझ में आ गया क्या होता है? क्लियर है? नहीं, अच्छा ठीक है। वह छत से फिसल गया। फ्रोम क्या लगाओगे? फ्रोम उसका फ्लोर है। अच्छा टेरेस ले लेता हूँ, स्टेयर, कुछ भी ले लो यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट लगा ले। तो क्या आप बताइए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट किसको लेगा? तो इसी को ना बनाएगा। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो एक्टिव से पैसिव बनते नहीं। एक्टिव से पैसिव तब बनाओगे जब तक वर्ब का ऑब्जेक्ट ना मिले। वर्ब का खुद का ऑब्जेक्ट है तो वही बनाएगा उस पैसिव, वरना नहीं बनाएगा। वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे याद करो, आई गो, मैं जाता हूँ, ये ट्रांजिटिव वर्ब की इनट्रांजिटिव? बोलो इनट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है? क्योंकि आप खुद बताइए। जैसे मैं लिखूँ आई गो, उसके बाद ना लिखते हो टू कॉलेज लिखते हो, क्या आई गो कॉलेज लिखते हो? क्या नहीं लिखते। टू लगाना पड़ता है क्योंकि आपको डायरेक्शन प्रॉपर दे चाहिए, फ्लो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का। इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते आप। इसीलिए हर एक्शन का यानी हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये ध्यान लेना। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं इनट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता उसका। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। अब आओ, मैं पढ़ा रहा था यहाँ, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब तो समझ में आ गया, जहाँ आपको मतलब एक्शन का जो वर्ब है उसका रिसीवर मिल गया, इस एक्शन का रिसीवर मिल गया, तो उसको आप क्या कहोगे? ये ऑब्जेक्ट होगा। और जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाए उसी का, तो आप क्या कहोगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको क्या कहोगे? टीवी कहोगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो तरह का, या तो सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब होगा यानी जिसको आप मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हो, और दूसरा क्या होगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको डीटीवी और एमटीवी कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे बताओ ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है? सिंगल यानी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है या डाई ट्रांजिटिव वर्ब है? अब ये बताइए ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है तो मोनो है कि डाई? मोनो है। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? पक्का? पहले इतनी को कॉपी करो, उसके बाद हम आप लोगों को इसको पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। इसको कैसे कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, क्या वजह है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए होता है, हो गया होगा है ना। अब आओ वापस यहाँ। देखिए यहाँ पे इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाने जाओगे ना तो डबल ऑब्जेक्ट है दो तरीके से। देखो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट पढ़ लो। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ते कैसे, थोड़ा सा हिंट्स है। पहला है कि अगर कुछ ना आपको समझ में आता है, इतना टेंशन बोझ लग रहा है, तो जब भी पर्सन के रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, मी होगा, हिम होगा, अस होगा, ये सब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो समझ जाना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें समझ में आए? अगर पर्सन के अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट आता है तो समझ जाना सीधे सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये है रट्टू मेथड। ये बातें जो रट लेता अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसके लिए ठीक है, और हमेशा ये बातें लागू नहीं होती। कहीं कहीं पे कॉन्सेप्चुअल केस आ जाएगा तो वहाँ पे ये फ्लॉप करता है। कैसे? अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले तो पकड़ लिया रट्टू मेथड से, सीधा सीधा कुछ ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो?
कि पर्सन के रिलेटेड अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो समझ जाना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसी थिंग्स के या पर्सन को छोड़कर कोई और ऑब्जेक्ट आए किसी थिंग से तो समझ जाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा लेकिन गलत बात है कहना, 100% ये बात है ट्रू नहीं। तो समझेंगे कैसे सच में कौन सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ शी, उसके बाद मैं लिखता हूँ किल्ड मी, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और मैं एक सेंटेंस लेता हूँ ही टीच मी। मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ नंबर 3 में ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। अब देखिए तीनों सेंटेंस में मतलब निकलता हूँ, नीचे से चलता हूँ ऊपर समझाने के लिए। देखो ही टीच मी इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट का ही यूज़ करते होंगे, तो वो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो इसका मतलब जब वर्ब के बाद आपको ऐसा ऑब्जेक्ट मिले कि कोई और ऑब्जेक्ट लेने की वहाँ पे जरूरत ना पड़े, एकदम डायरेक्ट मीनिंग दे दे, क्लियरिटी हो जाए, कोई और मतलब सहायता ना पड़े उसको ऑब्जेक्ट को, तो आप मतलब यानी डिपेंड ना हो किसी और ऑब्जेक्ट पे मीनिंग क्लियर के लिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो उसको आप क्या कहोगे, डीओ कहोगे, इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जबकि आप आइए यहाँ पे ही टीच मी, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब आपको बताया था रट्टू मेथड से कि सीधा सीधा जब मतलब पर्सन के रिलेटेड ना आए तो समझ जाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पर्सन के रिलेटेड आए तो आप इसको सीधा सीधा कहोगे, आईडीओ तो कह दोगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है आईडीओ का, तो जब भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मिलता है और वो ऑब्जेक्ट अपने बाद कोई और ऑब्जेक्ट ले सकता है तब और क्लियर मीनिंग देगा। समझ पा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को आप आईडीओ कहोगे। समझ पा रहे। लेकिन खुद बताइए इसको क्यों कहेंगे आईडीओ। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो अगर पढ़ाने के लिए खुद बताओ कोई पर्सन को पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा, पर्सन थोड़ी पढ़ा देगा वो। समझ पा रहे। इसका मतलब ये इसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट आएगा पढ़ाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी होगा मतलब सब्जेक्ट, उसको आप दोगे तब तो ये क्लियर और मीनिंग देगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट आएगा तब क्लियर मीनिंग देगा, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। वो पूछेगा ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता, तो कोई भी पूछ सकता है क्या पढ़ाता आपको। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो इसका मतलब और कुछ भी यहाँ पे चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बाद फिर और एक ऑब्जेक्ट आने की जरूरत पड़ जाता है, उसको क्या कहोगे, आईडीओ। अब यहाँ पे वापस आइए, तो अब यहाँ पे देखिए ये मीनिंग क्या होगा, डीओ होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या आईडीओ होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, तो इसको तुरंत कहोगे कि आईडीओ तो नहीं है भाई, ये डीओ है। क्यों है, क्योंकि ही किल्ड, शी किल्ड मी, है ना, उसने मुझे जान से मार दिया। तो अब बताओ डायरेक्ट मीनिंग दिया, कुछ और ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, बातें कंप्लीट हो गई। जबकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। यहाँ पे इसीलिए आईडीओ है, जबकि यहाँ पे यही में डीओ हो गया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं कहूँ अब देखो जो रट्टा मारे रहा और यहाँ पे दे एग्जाम में, ना कभी जगह भी ट्रिक वाला चल जाता है कि ट्रिक लगा लो काम खत्म, तो हमेशा हर जगह पे ट्रिक नहीं काम करता। ट्रिक वहीं पे अंडरस्टैंडिंग ना आने के लिए ट्रिक लगा के बस ट्रिक देखो ये लगा लो। कभी भी आपको भाषा पे मतलब कमांड लाना है तो ट्रिक से आप ला ही नहीं सकते। ट्रिक आपको हो सकता है एग्जाम थोड़ा देर के लिए पास करा सकता है, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत पड़ती है कि क्यों हुआ कैसे हुआ। समझ पा रहे नहीं, रटोगे तो फिर फेल हो जाओगे। यहीं पे आप बच्चा रट के गया कि चलो आईडीओ है पर्सन के रिलेटेड है, बच्चा रट लिया और यहाँ पे दे दिया शी किल्ड मी। बताइए मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, डीओ की आईडीओ या बोथ, नन ऑफ दिस, चारों ऑप्शन में बताओ। कहेगा मी पर्सन के रिलेटेड आईडीओ लगाओ, जैसे आईडीओ लगाएगा 0 नंबर आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इस बात को ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर, डीओ आईडीओ क्या होता है पक्का। अब आइए, ये सब बातें थी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। डीओ क्या हुआ, आईडीओ क्या हुआ। अब इस यहाँ पे आओ, ही टीच मी, मालूम चला पहले मैं डीओ लिखता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मैं बताता हूँ, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लिखना पड़ेगा। अब इंग्लिश आप देखोगे प्रेजेंट इंडिफरेंट पढ़ के आए हो कि नहीं आए, प्रेजेंट इंडिफरेंट का ही तो एक्टिव वॉइस है ना, इसको पैसिव में बदलोगे तो यहाँ पे आपको फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म या पुलर फॉर्म ऑफ वर्ब मिले तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है मालूम है ना, एम इज आर होता है। उसके बाद क्या लगाते हो, थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, वो ऑब्जेक्ट का क्या बनता है वहाँ पे, सब्जेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना लिया, ये सिंगुलर है इसीलिए इस लगाओगे। बताओ टीच का थर्ड फॉर्म क्या बनाओगे, टॉट, TAUGST होगा। और खुद बताइए, अभी भी बताइए, बाई उसके बाद आप हिम तो लगा लेंगे, बाई और हिम तो लगा लेंगे, लेकिन बाई हिम से पहले जो वर्ब के बाद जो एक्स्ट्रा बातें छोड़ कर आते उसको तो लिखना पड़ता, बताए भी थे। तो एक्स्ट्रा बातें क्या है, मी है। तो आप खुद बताइए यहाँ पे मी आप डायरेक्ट लिखोगे, नहीं लिख सकते, क्यों। अब ये क्या कहोगे, टीच, रिसीवर यही ना है भाई, एक्शन को रिसीव तो यही करेगा, तो आप क्या लगाओगे, टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब एक्शन जाके वहाँ पे होल्ड होगा। समझ पा रहे। अब यहाँ पे आइए, इंग्लिश के बाद चलो इंग्लिश हटा दो, पहले मी का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे आई। समझ, जैसे बोलो गो टू कॉलेज कैसे लिखते हो, गो टू क्या लिखते हो, कॉलेज। समझ पा रहे। यहाँ पे आप खुद बताओ, अगर टॉट मी लिख दिया, टू ना लगाया, तो इसका मतलब होगा मी पढ़ाया, इंग्लिश को मी पढ़ा दिया, तो उल्टा मीनिंग आएगा।
सच पा रहे, यहाँ पे पर्सन है तो वो रिसीव करेगा ना एक्शन। इंग्लिश पढ़ाया गया, किसको पढ़ाएगा, मुझे, तो रिसीव करने दो एक्शन। जैसे गो टू कॉलेज है, समझे कि नहीं समझे। तो ये डायरेक्शन के लिए आता है कि नहीं आता है, ये आए नहीं आएगा तो फिर इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए। और ये डायरेक्शन बताओ ज्ञान का तो होगा ना, किसको देंगे आप, समझ पा रहे नहीं पा रहे, एक डायरेक्शन दोगे ना कि इसको मैं दे रहा हूँ एक्शन, समझे, तो इसके लिए आता है। चलो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आइए, आई के बाद क्या लगाओगे, यहाँ पे आप बताओ आई के बाद क्या लगेगा, एम, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉट, आई एम टॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश, है ना। बाई लगा के हिम लगाओगे, मुझे उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाए। देखो मीनिंग दोनों का सेम है, ये बस नीचे वाला लिखो या ऊपर वाला लिखो, हिंदी सेम होगा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये फ़र्क होगा। अच्छा कौन सा बेहतर ऑप्शन माना जाए, इंग्लिश कौन सा बेहतर ऑप्शन माना जाए, तो कई लोग कहते हैं कि देखिए इनडायरेक्ट को बनाओगे तो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, डायरेक्ट को कम दिया जाता है। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे सही है, एग्जाम में दोनों को सही मानता है। अगर इसका आ जाए तो बताना है पैसिव वॉइस, तो दोनों तरीके से बनेगा, देख लेना कौन तरीका दिया हुआ है वहाँ। समझ पा कि नहीं पा रहे, मुझे उम्मीद है कि और देंगे 2-3 तो बन जाएगा फटाफट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए, इसको कॉपी कीजिए DOIDO को। चलिए अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप हटाऊँगा बस मैं सिर्फ अब डबल ऑब्जेक्ट सब दूँगा, लेकिन चेंज टेंस को करता जाऊँगा और डबल ऑब्जेक्ट पे आपको कमांड लाना, ठीक है। अब देखिए इसे प्रेजेंट इंडिफरेंट से मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, आई टीच हिम फिजिक्स, आई टीच हिम फिजिक्स, बोलिए आई टीच हिम फिजिक्स, क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, क्या खुद से बना सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई टॉट देम, आई टॉट देम मैथमेटिक्स, आई टॉट देम मैथमेटिक्स। क्या इसका पैसिव वॉइस आप खुद से बना सकते हो। ये पास्ट इंडिफरेंट है, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट है, सबका अलग अलग बनेगा। हाँ ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको उठा लो या इसको उठा लो, वो तो आपकी मर्ज़ी होगी, है ना। अब मैं लिखता हूँ आई विल या शैल, जो भी लगा ले, दोनों सही है। आई विल टीच हर, आई विल टीच हर लगा लेता हूँ, आई विल टीच हर केमिस्ट्री। चलिए इसका पैसिव वॉइस बना लो, बनेगा डबल डबल। बना के सिर्फ क्वेश्चन लगा के छोड़ दीजिए, एज यू विश। जब बनाओ, मुझे उम्मीद है कि आपको डॉट तो कहीं नहीं आ रहा ना, ये ध्यान देना, डॉट नहीं आनी चाहिए बस। कि हाँ सर बना देंगे, डॉट है तो बोलो, 1-2-3 तरीके से और ले लेता हूँ, बन जाएगा। नहीं तो आप उठा लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, फिजिक्स होगा, बनेगा ना। ये सिंगुलर होगा, किसी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे देखिए टेंस देखिए, प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट में पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, एम इज आर, उसका थर्ड फॉर्म वर्ब। तो यहाँ पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, इज, फिजिक्स इज टॉट, TAUGST टॉट। यहाँ पे एक्शन देखो, ये रिसीव करेगा, किसको पढ़ाओगे तो हिम होगा ना। उसके बाद क्या लगाओगे, और बाई लगा के मी लगाना है। चलिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये तो पास्ट इंडिफिनिट वाला केस है, लेकिन यहाँ पे हाँ एक और बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, हिम का ही बनाओगे, ही इज लगाओगे, TAUGST टॉट होगा, टॉट TAUGST टॉट। अब यहाँ पे देखने की बात है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये DO है ना, वो डायरेक्ट हो, क्योंकि एक्शन को रिसीव करने वाला है ना, इसी को ना पढ़ाओगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, फिजिक्स, और बाई लगा के क्या लगाओगे, मी। यहाँ पे देख लीजिए, आई टॉट देम मैथमेटिक्स बन जाएगा, दे बनेगा, देम का क्या बनाओगे, दे होगा ना। यहाँ पे दे के बाद क्या लगाओगे, पास्ट इंडिफरेंट है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, दे के बाद लगाना पड़ेगा वाज या वर लगेगा, है ना। प्रेजेंट इंडिफरेंट तो एम इज आर आता था, उसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा, वर। अब टॉट का थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है, टॉट ही रह जाता है, TAUGST टॉट, है ना। उसके बाद DO को आपने छोड़ा है तो DO को डायरेक्ट उतार लो, मैथमेटिक्स लिख लेना, और बाई लगा के क्या लगा लोगे, यहाँ पे मी हो जाएगा। एक और बनेगा, यहाँ पे स्टार्ट किससे करोगे, मैथमेटिक्स से, DO से स्टार्ट करोगे, मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर लेना। और मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स, जैसे आपने मैथमेटिक्स लिखा, सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वाज लगाओगे, वाज के बाद क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म वर्ब, टॉट लिखोगे, टॉट टू देम हो जाएगा, बाई में ही हो जाएगा। ये वाला भी आप खुद से बना लीजिए, ठीक है ना, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिए, ही बाइज, ऐसा कर लो, तेरा क्वेश्चन आया था, अ शर्ट,
चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो डबल ऑब्जेक्ट है, डबल वे, अ शर्ट मी। देखिए जब भी आप प्रीपोजिशन बाय है ना, तो बाय के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज़ मत करोगे। किसी के लिए कुछ खरीदते हो ना, तो हमेशा फोर लगाना वहाँ पे जहाँ पे टू लगा रहे। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। इसको स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, इसका मतलब पैसिव वॉइस। तो आप क्या लगाओगे? अ शर्ट पहले लिख सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, अ शर्ट, उसके बाद क्या लगाओगे? इज़। बॉट का बाय का थर्ड फॉर्म BOUGHT है ना, बॉट। अ शर्ट इज़ बॉट फॉर मी, फॉर मी। यहाँ पे टू मी नहीं लगाएंगे, समझ में आया? किसी के लिए कुछ खरीदते हो, ना कि किसी को। तो बाय लगा के क्या लगाओगे? हिम। मुझे उम्मीद है ये वाला भी हो जाएगा। आई लगाओगे, उसके बाद क्या? आई एम बॉट। उसके बाद क्या लगाओगे? शर्ट। उसके बाद क्या लगाओ? बाय। चलिए जल्दी कीजिए। एक और क्वेश्चन दे, इस पे बनेगा। मैं लिखता हूँ दे बॉट अ पेन। चलो ऐसा कर लेते, दे बॉट हिम अ पेन। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाइए। बन जाएगा। यहाँ पे पास्ट इंडिफरेंट ना है तो वाज या वर से बनाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन फॉर की जगह टू लगाना। हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो। पैसिव वॉइस ऑफ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता क्या? देखो समझो, जैसे आपको मिलेगा पुलिस, जैसे मैं लिखूं पब्लिक, पीपल, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, हैं? चलो टीचर भी लिख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। क्रिमिनल लिख सकते हैं। अच्छा देखो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए पहले समझाए तो। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब जहाँ पे आपको बाय लगा के उसको लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होगा। एक्टिव में तो ज़रूरी है, लेकिन पैसिव में उसका वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाता है, ना के बराबर। जैसे ही है तो उसको लगाओगे कौन सा पर्सन किया, मैं किया कि वो किया, तो ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है रियलिटी में जिसको सच में नहीं लगाना ही ठीक होता है। जैसे जितना भी सम वाला केस है, समवन, ये जब भी आएगा, नो वन जब भी आएगा, तो हमेशा ये क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बाई के बाद इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अंडरस्टूड ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी बताएंगे। जैसे नो वन हो गया, एनी वन है ना, एनी वन, एनी वन, ठीक है ना, एवरी वन, एवरी वन। उसी तरह जहाँ पे वन है वहाँ पे बडी से रिप्लेस करो। जैसे समबडी, जहाँ से वन है ना बाबू, वहाँ पे बडी लगा लो, समबडी हो जाएगा। नो बडी कर लोगे, नो बडी। उसके बाद क्या होगा? एनी बडी हो जाएगा। बोलो, कर लोगे? एनी बडी। उसके बाद क्या लगाओगे? एवरी बडी हो जाएगा। कर लीजिएगा। तो ये जो बडी वाला है, वन वाला केस है, पुलिस है, डॉक्टर है, पीपल है, ये सब क्या जब भी एक्टिव में तो आएगा तो चलता है, लेकिन पैसिव में इसका यूज़ ना हो के बराबर ज़ीरो वैल्यू हो जाता है। देखो जैसे मैं बोलूँ समवन स्टोल माई पेन, स्टोल माई पेन इन द क्लास, इन द क्लास। इसका मतलब क्या होगा? समवन का मतलब किसी ने, ठीक है ना। समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, इन द क्लास, क्लास में। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाने जाओगे तो बताओ, माई पेन है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लगाओगे? माई पेन। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का केस है तो सिंगुलर में, और पोलर वाला केस है वाज या वर लगेगा, तो यहाँ पे वाज लगेगा। उसके बाद स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? स्टोल इन। और उसके बाद क्या लगाओगे? इन द क्लास लगाओगे, इन द क्लास। यहाँ पे एक बात बताओ, आप बाई समवन लिखने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? खुद बताओ। ये अंडरस्टूड हो गया मीनिंग।
कि माई पेन वॉज स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई है इन द क्लास में चुरा ली गई है, तो ऑटोमेटिक सेंस दे रहा है किसने किसी चुराई है, वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। क्या यहाँ पे बाई लगाओ किसी को लिख दोगे उसने चुराई है? समझ पा रहे? जब आपको इतना सेंस देना, किसी का नाम नहीं लेना, बस इतना कहना है कि किसी ने मेरी पेन चुरा ली है या मेरी पेन चुरा ली गई, तो माई पेन वॉज स्टोलन इन द क्लास। आप किसी का आप नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब बाई समवन कोई ना कोई चुराए, लेकिन इसको हिडन सेंस देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला बहुत जगह पे ऐसा इसका पैसिव वॉइस बनाता हुआ मिलेगा, बाई लगा के जरूरत वहाँ पे नहीं है। जैसे उसी तरह पुलिस देखो कानून के हिसाब से पुलिस ही चोर को पकड़ती है, ऐसे तो पब्लिक भी पकड़ लेती है, तो बात अलग है, इन्हें कि पब्लिक नहीं पकड़ती, पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस कॉट द थीफ हो गया। मैं लिखता हूँ, चलो कैचेस लगा लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एंड डिफरेंट करें, कैचेस द थीफ, तो क्या इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे? हाँ, क्या बनेगा बताओ, खुद से बना लो। द थीफ इज कॉट बाई द पुलिस कर लो। यहाँ पे सुनो, प्लूरल होगा तो कैच लगाना, CATCH कैच, यहाँ पे द। अब इसको सिंगुलर भी मानते हैं, ये मत समझना कि पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, जब आएगा नॉन वाला केस तो हम बताएंगे, देखना ठीक है कि नहीं है यहाँ पे, लेकिन अभी ये पुलिस प्लूरल होगा यहाँ पे मान के चलो, इसीलिए जल्दी करो इसको। चलिए देखिए हो गया। अब इसका क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, नोबडी, इसको बना के दिखाओ, नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू, ये वाला बनाइए। तो क्या बनाओगे बताओ, मॉडल के केस 1 पे है ना, क्या बनाओगे? ये पैसिव क्या बन जाएगा? यू, उसके बाद एक मॉडल तो चेंज नहीं होगा, कैन लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे? कैन बी, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्प्ड, है ना। अब आई लगा के क्या लगा दोगे? नो वन, नोबडी। अब देखिए, अगर सोचोगे ऐसा लगा दें सही होगा, गलत हो जाएगा। ये बातें नेगेटिव बोल रहा है, नोबडी कैन हेल्प यू, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसा ना, आपकी मदद की ही नहीं जा सकती किसी के द्वारा, ये बातें हो जाएगी ना। तो ये सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव क्या मॉडल में ही तो लगाओगे ना, तो यहाँ पे होगा यू कांट बी या कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बी हेल्प्ड हो जाएगा, यू कैन नॉट बी हेल्प्ड, आपकी मदद नहीं की जा सकती। समझा? ये सही होगा। वो ऊपर वाला सोचोगे बन जाए, नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव बात बोल रहा ना, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, नो वन, है ना, विंस दिस रेस, नो वन विंस दिस रेस, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, बन जाएगा ना। चलिए, दिस रेस हो जाएगा, होगा ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बताओ कैसे बनेगा? एम इज आर होगा, तो दिस रेस सिंगुलर होगा तो क्या लगाओगे? इज। नेगेटिव बात बोल रहा है, नो वन, तो क्या लगाओगे? नॉट यहीं पे आ जाएगा, या इजंट कर सकते हो। दिस रेस इज नॉट वन, यह रेस जीती ही नहीं जाती। क्लियर है? मुझे उम्मीद है बाकी क्लियर, पक्का। तो अब हम लोग अगले टाइम में पढ़ेंगे, कोशिश किया जाएगा। ठीक, जाओ, सही हो। बाकी आप लोग शेयर कर देना दोस्तों में, ठीक है, जाओ।